गुड इवनिंग। ये वीडियो मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ और ये वीडियो डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और डिजिटल सिटीजनशिप पर है। ठीक, कुछ बच्चों ने ये पूछा है कि सर इन दो कंसेप्ट को हम कैसे समझें। तो सिंपल है, समझ जाएंगे आप, ऐसे कोई विशेष बात इसमें नहीं है। बट हाँ, एक बात मैं पहले ही कह देता हूँ कि जो लड़के आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी जिनका टारगेट है, और जो आईएएस आईपीएस और आईएफएस से नीचे नहीं लेना चाहते कुछ भी, तो वो लड़के ये जो रिसेंट जो अभी कंटेम्प्ररी टेक्नो लीगल डेवलपमेंट्स हैं, टेक्नो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हैं, इन पर नज़र रखें। और इनके लिए जैसे डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के पे सबसे अच्छा रिसर्च और आर्टिकल आते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के जर्नल्स में, और डिजिटल सिटीजनशिप पर सबसे अच्छा आर्टिकल्स लिखे जाते हैं जो द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग है उसके जर्नल्स में। तो ये दोनों ऑनलाइन है, मैं आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के आर्टिकल और डिजिटल और एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के आर्टिकल्स को पढ़ें। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मैनेजमेंट पे भी अच्छे आर्टिकल आते हैं जो आज की डेट में डिजिटल जो डेवलपमेंट्स उसको कवर करते हैं। अब मुख्य मुद्दे पे आते हैं कि डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है। ठीक है, तो डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म डिजिटल युग में मानवाधिकारों, गोपनीयता की रक्षा के लिए डिजिटल तकनीकों के उपयोग और विनिमय से संबंधित है। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया है ये कि डिजिटल युग में मानवाधिकारों का, गोपनीयता का की रक्षा के लिए डिजिटल तकनीकों का उपयोग और विनियमन बनाना। ठीक है, जैसे डाटा प्रोटेक्शन एक्ट आ गया, तो यह है डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी मैं अभी आपको दूंगा, क्योंकि अब हमारे संविधान में जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था उसकी व्यापकता को, उसको व्यापक बना दिया गया है। आर्टिकल 19 में इंटरनेट को एक अधिकार के रूप में, एक्सेस टू इंटरनेट को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दे दी गई है। ठीक है, और इसके अलावा आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, जो गोपनीयता है इंटरनेट के यूज़ के संदर्भ में व्यक्तिगत गोपनीयता है, उसको आर्टिकल 21 में मान्यता दे दी गई है। इससे संबंधित जो केस हैं वो आप सब सुप्रीम कोर्ट के जरूर मेंशन करिएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट का अनुराधा बहल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 2020 का केस है, उसमें पहली बार ये एक्सेप्ट किया गया था कि भाई, मतलब वो केरला हाई कोर्ट ने पहले ही फरहान सिरीन के केस में उसको एक्सेप्ट किया था कि इंटरनेट एक्सेस को फंडामेंटल राइट के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। लेकिन जो राइट टू प्राइवेसी है आर्टिकल 21 में, उसको इन दो केसों में, एक तो अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 और अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025, अगर आप केस का मेंशन करते हैं अपने आंसर्स में, आप मान लीजिए कि अगर आंसर 10 मार्क्स का है तो उसमें आपको 6 से 7 मार्क्स आराम से मिल जाते हैं। और मैंने आपसे बताया कि ये पेपर बहुत ज़्यादा मार्क्स फैचिंग, बहुत अच्छे मार्क्स इसमें आते हैं। ठीक, बशर्ते आपका आंसर अपडेटेड हो और करंट को इंक्लूड कर रहा, मतलब 1970-80 की दशक की बातें लिखोगे तो क्या मार्क्स आएंगे उसमें, आप बताइए। सारा जमाना बदल गया, संविधान की सारी व्याख्या बदल गई है, सारा सामाजिक आर्थिक तकनीकी वातावरण बदल गया है। तो इवन आज से 10 साल 2010, 12, 15 की भी बातें अब काम की नहीं रही। आज जो है पिछले 2020 से लेकर 2025 के बीच, 26 के बीच जो घट रहा है, इसको अपने उत्तरों में रिफ्लेक्ट कीजिए। हाँ, आप डिजिटल सिटीजनशिप क्या है, डिजिटल सिटीजनशिप पे सबसे अच्छा जो व्याख्या की है वो आपके द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग ने करी है, और उसको मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ कि रिफर्स टू डिजिटल सिटीजनशिप रिफर्स टू रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू लर्न, क्रिएट एंड पार्टिसिपेट ऑनलाइन। बहुत अच्छी व्याख्या, बहुत अच्छी परिभाषा है, और द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग ने इसको डिफाइन किया है डिजिटल सिटीजनशिप को। और मैं फिर बता देता हूँ कि refers to responsible use of technology, create and participate online, learn, create and participate online। ठीक है, समझो, कुछ कंटेंट क्रिएट करो और पार्टिसिपेट करो। डिजिटल सिटीजनशिप एक वर्चुअल डिजिटल सिटीजनशिप है। वर्चुअल का मतलब क्या है, जिसके लिए आपको वोटर कार्ड, आई कार्ड, आधार कार्ड वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। वो आप जब इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो उस समय आपकी जो आईडी होती है, ठीक है, जो उस आईडी को ही आप क्या मान सकते हैं, अपनी डिजिटल सिटीजनशिप आईडी मान सकते हैं। अब कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, कि इसमें कुछ गोल्डन रूल्स बने हैं
डिजिटल सिटीजनशिप के लिए, और इसकी काफ़ी अच्छी चर्चा हो रही है। अगर कभी चाहोगे तो आप कहोगे, आप लोग कहोगे तो मैं वो डिजिटल सिटीजनशिप के 9 रूल्स जो डिफ़ाइन किए गए उनको भी बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पे मैं ये बता देता हूँ कि डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और डिजिटल सिटीजनशिप आज आप भारत में भी एक सिद्धांत बन गया है। और डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को, जैसे कि मैंने बताया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस इस पर सबसे अच्छा लिखता है। इसमें मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, क्योंकि आर्टिकल ये डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कैसे क्वेश्चन देगा आपको यूपीएससी में या यूपीपीएससी में, आपको मैं उसका एक उदाहरण दे रहा हूँ। आर्टिकल 19(1)(a extends to the internet as confirmed by courts. Article 19(1)(a extends to the internet as confirmed by the courts, protecting online speech, while Article 21 covers digital privacy. जस्टिफाई। ठीक है, तो आप जितना लिखेंगे, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन मैं बोल देता हूं कि भारत में डिजिटल समावेशन कैसे सकारात्मक स्वतंत्रता का आधार बन रहा है, समझाइए। दूसरा, नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा वर्तमान में डिजिटल सर्विलांस स्टेट के संदर्भ में कैसे प्रासंगिक है। ठीक है, इवन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे 2012, 13, 14 वाले, तो वो अब यूजफुल नहीं है। आज जो घट रहा है, आज आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना, डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पढ़ना है। बेस तो वही है हमारा, बस उनकी व्याख्याएं क्या हो गई, बदल रही हैं। इसी तरह से डिजिटल सिटीजनशिप और उसके आयाम पढ़ने हैं। तो अपडेट रहिए और अच्छे मार्क्स पाइए और टॉपर बनिए। थैंक यू।